टेक्स्ट फील्ड के ऊपर हम लोग कीबोर्ड इवेंट हैंडलिंग करेंगे, जैसे कि कोई भी की प्रेस करें और जो डेटा वहाँ पे टाइप होगा वो डेटाबेस से मैच होकर यहाँ टेबल में डिस्प्ले कर पाए। तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे टेक्स्ट फील्ड पे और इवेंट में जाएंगे की में, और की रिलीज्ड इवेंट पे होगा कोड। की रिलीज इवेंट पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये तब इवेंट जनरेट होगा जब हमारी की प्रेस होने बाद रिलीज़ होगी। तो चलिए कोड क्या होगा। कोड सिंपल है, हमने इस टेक्स्ट फील्ड का नाम पता लगाना पड़ेगा। तो इस टेक्स्ट फील्ड का नाम जे टेक्स्ट फील्ड 1 है, तो मैंने इसका नाम टी कर दिया। तो टी इस टेक्स्ट फील्ड का नाम है। तो मैंने इसके इवेंट हैंडलिंग में गया और यहाँ पे मेरे को सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है जिसमें मैं वैल्यू गेट करूँगा टी डॉट गेट टेक्स्ट। वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को डेटाबेस से मैच कराना है, जिसके लिए मुझे यहाँ पे लगाना होगा ट्राई कैच। जी, यहाँ पे हम लोग वही db डॉट db कनेक्ट डॉट एस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड कॉल करेंगे, क्योंकि डेटा रीड करना है। और क्वेरी होगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लाइंट इन्फो। और नई बात ये है, यहाँ पे लगेगा वेयर क्लोज, क्योंकि जो भी नाम वहाँ टाइप होगा, और इक्वल टू नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे लाइक, और 2 परसेंटाइल लगेंगे आगे पीछे, और यहाँ आएगा बीच में डेटा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा वो नेम नाम का वेरिएबल। तो जैसे ही ये मेथड एग्जीक्यूट होगा तो डेटाबेस से नेम में जो भी, मान लीजिए एम टाइप हुआ अगर, तो एम आएगा नेम में। तो जिसके भी नेम में एम आता है वो उसका डेटा हमें मिलेगा रिज़ल्ट सेट में। अब रिज़ल्ट सेट में मल्टीपल वैल्यू आने के चांस हैं। जरूरी नहीं कि एक ही वैल्यू आएगी, मल्टीपल वैल्यू आ सकती हैं। इसका पैकेज इंपोर्ट लगा लीजिए, वही import java.sql डॉट रिजल्ट सेट। हाँ, तो इसमें हो सकता है कि m के नाम से 4 लोग हो, चारों का डेटा आ गया। m के नाम से हो सकता है एक भी ना हो, एक हो। जो भी डेटा है मुझे यहाँ पर लगाना है वाइल, और यहाँ हो जाएगा नेक्स्ट। वाइल लूप क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि सर नेक्स्ट उतनी बार ट्रू देगा जितना डेटा उसमें आएगा। 5 आएगा तो 5 बार ये मेथड जो है चलेगा। पहली रो आपको दे देगा, फिर उस रो का डेटा हम लोग टेबल में ऐड करेंगे भी, फिर दोबारा चलेगा, फिर सेकंड रो मिलेगी, फिर अगली बार चलेगा, फिर थर्ड रो मिलेगी। तो इस तरीके से जब तक जितनी रोज़ इसमें हमारे पास स्टोर होंगी उतनी बार ये लूप चलेगी, हर बार ट्रू रिटर्न कराएगा। जो डेटा ख़त्म हो जाएगा तो ये मेथड फॉल्स देगा। अब यहाँ पे क्या करना है, रिजल्ट सेट से वैल्यू निकालनी है हमें 7 वैल्यूज़ हैं डेटा में, 7 वैल्यू हम लोग गेट कर लेंगे। तो मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। पहली वैल्यू मैं गेट कर रहा हूँ, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी। तो मैंने CID नाम के वेरिएबल में गेट करी, और गेट कहाँ से करनी है, रिजल्ट सेट डॉट गेट इंट नाम का मेथड है डेटाबेस इंटीजर, और कॉलम का नाम है वहाँ पे CID। तो जो डेटाबेस में कॉलम के नाम है वो नाम यहाँ पे यूज़ होंगे। तो डेटाबेस एक बार देख लीजिए, CID नेम, जेंडर, DOB, कंट्री, एड्रेस और लैंग्वेज। ठीक है, तो मैंने पहली वैल्यू गेट कर ली, फिर मैंने नेम गेट कर लिया। इसको मैं n कर देता हूँ, जैसे कि मैं नीचे जो है नेम नाम का बना सकूँ वेरिएबल। यहाँ पे मैंने लिखा RS डॉट गेट स्ट्रिंग, और डेटाबेस में फील्ड का नाम भी नेम है। मैक्सिमम स्ट्रिंग ही है तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगला हो जाएगा जेंडर। डेटाबेस से अगली वैल्यू आ जाएगी हमारी कंट्री गेट कर ली, फिर एड्रेस, फिर
लैंग्वेज, और ये आएगा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आएगा गेट स्ट्रिंग नहीं आएगा, डेटाबेस का जो मेथड है जो डेट रिटर्न कराएगा वो है गेट डेट। और डेट आपको जो मिलेगी वो मिलेगी जावा डॉट एसक्यूएल डॉट डेट के वेरिएबल में, तो ये हमारा DOB हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज़ गेट हो गई। अब पॉइंट ये है कि जो भी आपने टाइप करा उसके बिहाफ में आपको एक एंट्री, आपको अब ये एंट्री जानी है इस टेबल में। इस टेबल में, अब इस टेबल का नाम क्या है? इस टेबल का नाम है जे टेबल 1। जो जे टेबल 1 है उसको जे टेबल 1 रहने दो, या जो भी नाम बदलना बदल लो। तो जो जे टेबल 1 है उसके अंदर ये डेटा स्टोर करना है मुझे। अब जे टेबल 1 में, या जे टेबल जो हमारे पास है उसमें डेटा स्टोर होता है वेक्टर की फॉर्म में। वेक्टर मतलब एक कलेक्शन है, कलेक्शन का कॉन्सेप्ट है वेक्टर। तो पहले मुझे इन सातों वैल्यूज़ को एक वेक्टर में ऐड करना है, फिर वो वेक्टर मैं टेबल पे ऐड करूँगा। तो उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा एक वेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट, जो कि जावा डॉट यूटिल पैकेज की एक क्लास है वेक्टर। आर के नाम से मैंने बना लिया इसका ऑब्जेक्ट। वेक्टर बनने के बाद अब मुझे वेक्टर में ऐड करना है ये सारी चीज़ें, वन बाय वन सीक्वेंसली ऐड करूँगा। ये सीक्वेंस कैसे होगा? जो आपने डिज़ाइन में यहाँ रखा होगा, तो जो यहाँ सीक्वेंस रखा है वो आपको ऐड करने का सीक्वेंस रखना है। तो आर डॉट ऐड अगेन नेम, इस तरीके से आप बाकी की 5 वैल्यू भी ऐड कर दीजिए। नेम, जेंडर, DOB, कंट्री, एड्रेस, लैंग्वेज। तो सातों वैल्यू वेक्टर में आ गई। अभी तो वेक्टर में स्टोर हुई है। अब मुझे इस वेक्टर को ऐड करना है अपनी टेबल के ऊपर। अब टेबल पे कुछ भी तब तक ऐड नहीं होगा जब तक आप टेबल का मॉडल गेट ना कर लें। टेबल का टेबल मॉडल होता है जो आपको टेबल के नाम से मिल जाएगा। तो जे टेबल 1 डॉट गेट टेबल मॉडल, गेट मॉडल नाम का मेथड है, वो आपको टेबल का मॉडल दे देगा, जिसे मुझे स्टोर करना होगा जावा डॉट स्विंग, जावा एक्स डॉट स्विंग। और इसके अंदर टेबल नाम का एक पैकेज है और उसके अंदर है डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल ये। तो मैंने DTM के नाम से एक बनाया वेरिएबल, और इसमें मुझे करना होगा इस पूरे को डाउनकास्ट। तो क्या है कि मॉडल बहुत सारे होते हैं, टेबल के कई मॉडल होते हैं, तो हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने उसे डिफ़ॉल्ट मॉडल में कास्ट करा है। टेबल्स के मॉडल के बारे में यहाँ बात नहीं करनी है, तो सिंपली टेबल का जो मॉडल है वो गेट करिए। अब टेबल का मॉडल हमें गेट हो गया, तो मुझे सिंपल उसमें वैल्यू जो है अपनी जो रो है वो ऐड करनी है। तो ऐड रो नाम का मेथड है, आप देख पा रहे हैं वेक्टर लेता है। तो वेक्टर मैंने ऊपर बनाया आर नाम से, तो आर नाम का जो वेक्टर था वो मैंने ऐड कर दिया बस। तो ये लूप चलेगी और टेबल में डेटा आ जाएगा। आप चाहकर चला कर देख सकते हैं। अब आप जो भी वहाँ पे एंट्री करेंगे उसके बिहाफ की वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। तो मैं रन करा के देखता हूँ चल रहा है कि नहीं। तो मैंने आर लिखा तो आर के नाम से वैल्यू यहाँ पर नहीं मिली। उसने कहा कि सिंटैक्स एरर हो गया, आर में यू हैव एन एरर इन SQL, और क्वेरी में थोड़ी कुछ गलत है, SQL क्वेरी थोड़ी गलत होगी। लेट्स चेक दिस। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर नेम लाइक, सिंगल कोट्स मिस हो गए हैं। तो सिंगल कोट्स, जब भी आप एक स्ट्रिंग वैल्यू भेजते हैं सिंगल कोट कंपलसरी होता है, जिसकी वजह से एरर आया था। तो लेट्स रन इट अगेन। क्योंकि आर नाम से एक ही एंट्री, तो एक ही एंट्री आपको यहाँ पे दिखेगी। सिंगल कोट की
तो ये सिंगल कोट मिस हो गए थे, सिंगल कोट्स मैंने लगा दी क्योंकि स्ट्रिंग में वैल्यूज़ जब भी भेजेंगे तो परसेंटाइल तो लाइक क्वेरी का पार्ट है, लेकिन अगर सिंगल कोट्स अगर स्ट्रिंग भेज रहे हैं, वेरिएबल वैल्यू भेज रहे हैं, सिंगल कोट्स लगाने पड़ते हैं। तो वो मिस हो गए थे इसलिए नहीं चल रहा था, बाकी अब चल गया। तो यहाँ पे मैंने आर डाला तो आर वाला आ गया। हालांकि मान लीजिए कोई अगर RAM डालेंगे तो क्या हो रहा है कि हर बार एंट्री आ रही है। अब RAMH डाल दिया तो RMH पे नहीं आ रहा क्योंकि इस नाम का कोई है ही नहीं डेटाबेस में। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं टाइप करूँ, मान लीजिए मैंने अगर R टाइप करा तो वो पुराना डेटा उड़ जाए, मतलब जो मैं टाइप कर रहा हूँ उसी वही वाला डेटा मुझे दिखे, बाकी टेबल से बाकी वैल्यूज़ ना दिखे। तो ये मुझे करना चाहिए, नहीं तो बाकी उसमें ऐड करता रहेगा वो। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे इस लूप को इनफैक्ट सबसे पहले मुझे टेबल का मॉडल गेट करना होगा और टेबल के अंदर जितनी भी रोज़ हैं वो रिमूव करनी होंगी। तो मैंने मॉडल टॉप में गेट कर लिया, लोप में गेट करूँ चाहे बाहर करूँ की बात है, बल्कि बाहर बेहतर है, बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो मॉडल गेट कर लिया। मॉडल के का एक मेथड होता है जिसका नाम है गेट रो काउंट। ये आपको बताता है कि टेबल में अभी उस समय क्या वैल्यू कितनी रोज़ हैं। तो वो मैंने रो काउंट के वेरिएबल में RC में होल्ड कर ली। अब मैं यहाँ पे एक वाइल लूप लगाऊंगा जिससे कि मैं उस टेबल को एम्प्टी कर पाऊँगा। तो मैंने सिंपल RCC माइनस नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जब तक RC की वैल्यू जीरो ना हो जाए तब तक ये लूप चलेगी। और यहाँ पे लिखा DTM डॉट रिमूव रो, और जीरो वाली रो को बार बार मैं मान लीजिए पहली रो रिमूव करनी जीरो, तो सेकंड रो फिर पहले पे आ जाएगी, तो फिर जीरो रिमूव होगा तो वो रो चलेगी। इस तरीके से टेबल में जितनी भी रोज़ होंगी वो 1 बाय 1 सारी एम्प्टी हो जाएंगी, और उसके बाद नया जो डेटा आपका है वो दिख जाएगा। इस बार कोड आपका चल रहा है और आपको वही वैल्यूज़ मिलेंगी। जैसे R लिखा तो R वाला आ गया। तो अब दोबारा मैं अगर मान लीजिए RA लिखूँगा तो RA पे पुराना ऑर्डर नया आ रहा है, बहुत स्पीड से हो रहा है इसलिए दिख नहीं रहा। बाकी आप एम्प्टी करिए, दोनों वैल्यूज आ रही है। एम्प्टी पे क्या होगा, दोनों आ जाएंगी। और बाकी जो आप यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि नेम पे सर्च है तो कुछ एक दो एंट्री और कर लें तो बेहतर रहेगा। तो मैं एक बार ये तो एंट्री और कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं M पे कर देता हूँ, ये हो गया मोहन मेल, और कोई भी डेट यहाँ पे डाल दी, और ये क्लाइंट सक्सेसफुली। यहाँ से मैं व्यू पे गया और मैंने यहाँ पे M लिखा, तो आप देख रहे हैं M वाला M एक्चुअली राम में भी आता है, तो रामू और मोहन दोनों आ गए। बाकी R लिखेंगे तो केवल रामू आ रहा है। M लिख बाकी सब आ रहे हैं। M लिखा तो M जिन के नाम में आएगा वो आएंगे। MO लिखोगे तो केवल मोहन वाला आ रहा है। तो पुराना डेटा जा भी रहा है और नया आ भी रहा है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं, और हमारा ये जो ऐप है ये चल रहा है। अब बात कर रहे हैं कि ठीक है, डेटा यहाँ पे हमें डिस्प्ले हुआ बड़ी आसानी से, यहाँ पे जो टाइप करें डिस्प्ले हो रहा है। अब कहानी है कि जैसे ही मैं किसी एंट्री पे, मान लीजिए मेरे को डेटा मिला, मैंने R लिखा तो R वाला आ गया, ये सारे आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं रामू कुमार पे क्लिक करूँ तो रामू कुमार की ID समेत सारी वैल्यूज़ यहाँ डिस्प्ले हो जाए। तो मुझे इस पूरी टेबल से ये सारी वैल्यूज़ गेट करके यहाँ पर डिस्प्ले करनी है, और इस पर क्लिक करूँ तो फिर उसका आ जाए, उसका हट जाए, रामू कुमार का हट जाए। मोहन पे क्लिक करूँ तो मोहन वाला आ जाए, पीछे हट जाए, और फिर अपडेट करूँ तो अपडेट, और डिलीट करूँ तो डिलीट हो जाए। बस ये हमें ऑपरेशन अब करना है। अब इस काम को करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें सिंपली इस टेबल के ऊपर माउस इवेंट हैंडलिंग करनी है कि भाई माउस के क्लिक पे कुछ हो और जो डेटा यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। और मुझे इन फील्ड्स के नाम पता होने चाहिए जिससे कि इन पे वैल्यू सेट की जा सके। तो इस टेबल के ऊपर हम लोग जाएंगे इवेंट हैंडलिंग में। कौन सा इवेंट है, माउस क्लिक्ड इवेंट। तो माउस क्लिक्ड इवेंट पे हैंडलिंग होगी इस बार, जिससे कि हम लोग टेबल की क्लिक पर कुछ हैंडल कर सकें। तो चलिए, कोड करने से पहले इन फील्ड्स की वैल्यू नाम गेट कर लेते हैं। तो इसका नाम है इसका नाम रख देता हूँ चेंज वेरिएबल नेम टू CI, या आई रखता हूँ आई। बाकी ये मैंने कॉपी करे थे, आपको याद होगा वहाँ से। तो उनका नाम, अच्छा उस टाइम पे नाम चेंज नहीं करे थे, तो इनका नाम आप इन सबके नाम चेंज हो चुके हैं। तो आप ऐसा कर लो कि अब इनको कॉपी कर लो,
सिंपल है, क्योंकि मैं सबको नाम दोबारा नहीं देना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये हटा दिया यहाँ से और उनकी जगह पे वहाँ से नया वाला जो है कॉपी पेस्ट कर देंगे। अपन को चाहिए वही, तो सिंपल है, इसका नाम n आ गया, G1 G2, बस वो बटन ग्रुप ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बटन ग्रुप कैरी नहीं होता है, आपको बताया था मैंने। तो एक बटन ग्रुप इसमें पहले भी था, तो दूसरा वाला जो है उसको डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, तो नोट अ बिग डील। तो मैं चाहता हूँ टेबल की क्लिक पे यहाँ डेटा डिस्प्ले हो, तो इस वाले फील्ड का नाम आई है, बाकी इसका नाम n, G1 G2 G3 D C A और L1 L2 L3। तो अब मुझे कोडिंग पे जाना है और माउस की क्लिक पर वैल्यूज़ जो है नीचे जो फील्ड्स है उसमें डिस्प्ले करानी। तो सिंपल कहानी है, टेबल से वैल्यू गेट करने के लिए, टेबल में जो वैल्यूज़ हैं उनको गेट करने के लिए मेथड होता है गेट वैल्यू एट, तो हम लोग उसे कॉल करेंगे। तो अभी मैं सबसे पहले टेबल का जो नाम है वो लिखता हूँ, JTable1 डॉट गेट वैल्यू एट। अच्छा, आपको तो ये पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सी रो क्लिक हुई है, तो सबसे पहले तो आप टेबल डॉट एक मेथड कॉल करिए गेट सेलेक्टेड रो। गेट सेलेक्टेड रो आपको बताएगा कि उस समय कौन सी रो एक्चुअली सेलेक्ट हो रखी है, तो उसका रो इंडेक्स आ गया। अब आप यहाँ पे रो इंडेक्स हमको पता चल गया, अब आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है। जैसे मैं पहले आईडी गेट कर रहा हूँ, तो मैंने आईडी इज इक्वल टू JTable 1 डॉट गेट वैल्यू एट नाम का मेथड कॉल किया, गेट वैल्यू एट, और उसमें अपना रो इंडेक्स बता दिया कि भाई मेरे ये रो पे कॉलम मुझे बतानी पड़ेगी ऐसा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो रो सेलेक्ट हुई है उसकी पहली वैल्यू मिले, तो जीरो मतलब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम इंडेक्स होता है, तो ये मुझे वैल्यू मिलेगी, बट मुझे करना पड़ेगा इसको डाउनकास्ट, क्योंकि जो भी वैल्यू मिलेगी टेबल के अंदर, जो भी वैल्यू स्टोर हुई है सब ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर होती है, तो इसलिए मुझे डाउनकास्ट करना पड़ेगा कि मैं अपने फॉर्मों से स्टोर कर सकूँ। तो मैं यहाँ पर नेम नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे उस टेबल से सेकंड वैल्यू गेट करूँगा, जो कि सिंपली इस मेथड के अंदर यहाँ पे कॉलम वैल्यू 1 करने से आ जाएगी। अब मुझे बाकी की 5 वैल्यू भी चाहिए, तो ये होगी थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू और लास्ट में 6 वैल्यू मिल जाएगी। एक मेरे पास जेंडर वैल्यू है, एक है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे जावा डॉट आप सीधे सीधे फील्ड में सेट भी कर सकते थे, मतलब पहले वेरिएबल बना रहे हो फिर उसे सेट करोगे, उसके बजाय आप सीधे भी सेट कर सकते थे डायरेक्टली फील्ड्स के ऊपर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं। तो जेंडर हो गया, अब ये आ गया जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, और ये हो जाएगा हमारा DOB। उसके बाद कंट्री हमने टेबल से निकाल लिया, फिर हमने एड्रेस की वैल्यू गेट कर ली, और उसके बाद वैल्यू गेट कर ली लैंग्वेज की। सारे फील्ड्स की वैल्यू गेट होगी, बस अब उन लोगों ने सेट करनी है वैल्यू। जैसे सबसे पहले आई डॉट सेट टेक्स्ट, तो ID प्लस स्ट्रिंग, तो ID पहुंच गई। स्ट्रिंग में इसलिए क्योंकि नंबर है, और नंबर तो टेक्स्ट वैल्यू नहीं है, तो इसलिए स्ट्रिंग ऐड कर दी जिससे स्ट्रिंग बन जाए। फिर सेट टेक्स्ट में पास कर दिया नेम। जेंडर में क्या होगा कि आपने बस सिंपल क्या करना है, जैसे अब आपको नहीं पता कौन सा जेंडर आया होगा, तो आप यहाँ पे इफ़ लगाएंगे, इफ़ जेंडर डॉट इक्वल्स, इग्नोर केस लगा सकते हो, क्योंकि अगर मेल आया तो G1 डॉट सेट सेलेक्टेड ट्रू, मतलब G1 जो है सेलेक्ट हो जाएगा। फिर एल्स अगर फीमेल आया तो G2 जो है सेलेक्ट होना चाहिए, और एल्स G3 सेलेक्ट होना चाहिए।
कंट्री में सेट सेलेक्टेड आइटम में आपको बस जो कंट्री वैल्यू आपने गेट करी है वो पास कर दीजिए, वो ही कंट्री सेलेक्ट हो जाएगी। एड्रेस में भी सिंपल है, ए डॉट सेट टेक्स्ट, और जो भी एड्रेस आपने गेट करा है वो सेट कर दीजिए। अब कहानी आती है लैंग्वेज वाले फील्ड की, जो सबसे डिफ़िकल्ट है इसमें, क्योंकि लैंग्वेज वाले फील्ड में पहले इतना चला के देखते हैं। इसको रन कराया, आर टाइप करो तो आर वाले सारे आ गए। चलो ठीक है, राम कुमार पे क्या आ रहा है, यू कैन सी दैट 1 रामू कुमार मेल। डेट ऑफ बर्थ वाली वैल्यू नहीं आ रही है, बताता हूँ क्यों नहीं आ रही है। बाकी सारी वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट कर रही हैं। अब लैंग्वेज वाले फील्ड में दिक्कत ये है कि यहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच सेलेक्ट है, और क्लिक करते हैं इंग्लिश कोमा फ्रेंच, दोनों वैल्यू मिल गई। अब दोनों में से आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि जो दोनों वैल्यू आई हैं, तीनों आई हैं, चारों आई हैं, कौन कौन सी वैल्यू आई हैं। तो इंग्लिश और फ्रेंच को अलग अलग करना पड़ेगा, कोमा से सेपरेट कराना पड़ेगा। तो इसमें टोकनाइजेशन होगा एक्चुअली, क्योंकि आपके स्ट्रिंग वेरिएबल, मतलब जो ये वेरिएबल है लैंग्वेज वेरिएबल, इसमें जो स्टोर हुआ है वो आके स्टोर हुआ है हिंदी कोमा इंग्लिश, या इंग्लिश कोमा फ्रेंच, या इंग्लिश कोमा फ्रेंच कोमा स्पेनिश, जो भी है। अब आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली वो कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो आपको पहले इस लैंग्वेज को टोकनाइज करना है, जितनी भी वैल्यूज़ में है वो सारी अलग अलग करनी है, फिर उसके बाद लूप लगा के पता लगाना है कि कितनी वैल्यू है और कौन कौन सेलेक्ट हो रहा है। तो थोड़ा टोकनाइजेशन का कोड इसमें लगेगा। तो चलिए इसको टोकनाइज करते हैं, और डेट वाली वैल्यू आपको कहीं नहीं दिख रही थी वो समझते हैं, कर लेते हैं। अब हो सकता है लैंग्वेज में कोई भी वैल्यू ना हो सकता है उसने कोई लैंग्वेज सेलेक्ट ना करी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लगाएंगे इफ़ लैंग्वेज डॉट इक्वल्स ब्लैंक, मतलब, और यहाँ लगा देंगे नोट, मतलब ये कोड तब चलेगा जब वो ब्लैंक ना हो। तो अगर वो ब्लैंक नहीं है तो हमने करना क्या है, तो यहाँ पे लगाना है स्ट्रिंग टोकनाइज़र। स्ट्रिंग टोकनाइज़र एक क्लास है जो कि यूटिल पैकेज की है, तो इंपोर्ट उसमें मैंने लगा दिया है। तो st इज़ इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग टोकनाइज़र, यहाँ पे पास करूँगा अपना ये लैंग्वेज का वेरिएबल, और स्ट्रिंग को डेलिमिटर करेक्टर पास किया कोमा। मतलब इसमें इस पर्टिकुलर क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इस लाइन से होगा ये कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो उसके टुकड़े हो जाएंगे कोमा के हिसाब से, मतलब टोकनाइज हो जाएगी कोमा के हिसाब से। जितने भी उसमें मान लीजिए उसमें 2 लैंग्वेज सेलेक्ट है, तो एक कोमा बीच में होगा, तो हिंदी अलग इंग्लिश अलग हो गया इस तरीके से। तो बस आपको उन टोकन्स को रीड करना है, जो कि हम लोग यहाँ पर वाइल लूप के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हैज़ मोर टोकन नाम का एक मेथड है जो आपको ट्रू वैल्यू देगा अगर जैसे टोकन से मिलते रहेंगे। तो पहला टोकन मैंने गेट कर लिया इसमें, कैसे, st डॉट नेक्स्ट टोकन। नेक्स्ट टोकन से आपको पहला टोकन मिल गया। पहला टोकन जैसे मिला तो अब मुझे ये टोकन में मान लीजिए हिंदी मिला है, इंग्लिश मिला, फ्रेंच मिला, मुझे नहीं पता क्या है। तो मुझे यहाँ पे इफ़ लगाना है और चेक करना है कि s डॉट इक्वल्स विद, आप इक्वल्स इग्नोर लगा लीजिए क्योंकि केस सेंसिटिविटी, केस का पता नहीं कैसे लिखा था, तो अभी हिंदी अगर है तो L1 डॉट सेट सेलेक्टेड, L1 डॉट सेट सेलेक्टेड ट्रू आपने लिखना है। अब यहाँ पे आप लगाएंगे एल्स, मान लीजिए हो सकता है हिंदी ना हो तो इंग्लिश होगा। कोई वैल्यू आई है तो फिर 4 में से कोई होगी। स्पेनिश हुआ तो L3 सेलेक्ट होना चाहिए, और लास्ट में फ्रेंच हुआ तो L4 सेलेक्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से जो भी लैंग्वेज होंगी वो इस लूप के चलने से आपको वही जो चेक बॉक्स हैं वो ऑन हो जाएंगे। एक प्रॉब्लम अभी भी है, मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉब्लम देखें तो समझ में आएगा कि मेन काम हो रहा है सर। आप देख रहे हैं डेटा में मिला, मैंने कहा कि भाई हिंदी फ्रेंच वाला चेक बॉक्स ऑन हो गया सर अपने आप, देख रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि चेक बॉक्स में क्या होता है, रेडियो बटन में तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये फीमेल होता तो फीमेल वाला ऑन होता तो मेल वाला हट जाता है अपने आप। चेक बॉक्स में ऐसा नहीं है। अब क्या, हिंदी फ्रेंच सेलेक्ट हो गए, अब इस वाले के पास है इंग्लिश फ्रेंच, तो हिंदी जाएगा नहीं, हिंदी सेलेक्ट हो गया तो हो गया, तो ये हटेगा नहीं। तो ये दिक्कत है। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करना है कि भाई मैं ये सारे कोड से पहले
अपने चारों चेक बॉक्स को सेट सेलेक्टेड फॉल्स करूँगा। मैं सबको हटाऊँगा और जो उस समय पर वैल्यूज़ आएंगी वही वही वाले ऑन होंगे, बाकी सब हट जाएंगे पहले। तो ये करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अभी बेहतर तरीके से आपको वैल्यू मिलेगी, जो चेकबॉक्स आप सेलेक्ट करेंगे वही वाले आपको दिखेंगे। अगर देखते हैं, जो इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉपरली जो है ये डिस्प्ले करेगा सारी वैल्यूज़, जैसे जेंडर होंगे उस जेंडर के हिसाब से। हिंदी फ्रेंच आ रहा है, यहाँ पे आप इंग्लिश फ्रेंच देख रहे हैं, हिंदी हट गया, तो इट्स वर्किंग, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, गुड। द लास्ट पॉइंट इज़ अपडेट पे क्लिक। मान लीजिए मैं यहाँ पे इसका नाम बदलना चाहता हूँ, अपडेट करूँगा तो ये अपडेट हो जाए, यहाँ पे अपडेट करके दिखे, डेटाबेस में अपडेट हो जाए, डिलीट पे करूँ तो डिलीट हो जाए। तो ये 2 बटन पे कोड करेंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपडेट बटन के लिए हमें क्या, सारे फील्ड्स की वैल्यू गेट करनी है और फिर एक अपडेट क्वेरी चला देनी है, सिंपल। अब इस अपडेट बटन पर इवेंट हैंडलिंग में गए और अपने एक्शन परफॉर्म्ड में कोड करा। कोड यहाँ पर क्वेरी बस अलग होगी, लेकिन काफ़ी हद तक कोड वही रहेगा। जैसे इस सारे फील्ड की वैल्यू गेट करनी है, जैसे हमने होम पे इन सारे फील्ड की वैल्यू गेट करी थी, जैसे होम से सारे फील्ड की वैल्यू गेट हुई थी, वैसे यहाँ पे सारे फील्ड की वैल्यू गेट होगी। तो होम वाले बटन पे जो कोड था ये, तो ये सारा कोड आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये कोड यहाँ पे कॉपी करा, और क्योंकि ये सारे फील्ड्स में बस ये नया फील्ड है, ये वाला उसमें नहीं है, ये मैं अभी इसकी कोडिंग कर दूंगा अलग से। तो बाकी हम यहाँ पर इस अपडेट बटन के ऊपर ये कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं पूरा पूरा। वेरिएबल नेम भी सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक वेरिएबल और ऐड करना है, यहाँ पे कर लेता हूँ चलिए, बाकी सब में नहीं। तो जैसे डेट एंड टाइम का कोड था, वैसे ही यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे एक CID नाम का वेरिएबल बना लिया, और वहाँ पे वैल्यू गेट करी हमने आई नाम का वेरिएबल है, गेट टेक्स्ट। तो जो भी उस समय पे उस ID वेरिएबल में होगा वो मिल जाएगा, बस हमें उसे करना पड़ेगा पार्स, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और हमने इसको कॉल कर लिया इसके अंदर, तो वैल्यू आ गई। बाकी सारी वैल्यूज़ गेट होगी, जिस CID गेट होगी। अब क्वेरी होगी यहाँ पर इंसर्ट इनटू की जगह पर अपडेट क्लाइंट इन्फो, और यहाँ होगा सेट नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट, जेंडर इज इक्वल टू सिंगल कोट, डेट ऑफ बर्थ, मतलब जो जो भी अपडेट करोगे वो यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। और ये कोई सब नहीं होगा। तो यहाँ नेम में क्या आएगा, नेम ऑब्वियस बात है, अच्छा एक वेयर भी लगता है, वो पता ही होगा। तो यहाँ पे आएगा वेयर, और CID इज इक्वल टू जो CID में वैल्यू होगी वो। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेम, नेम ऐसे नहीं आएगा, डबल प्लस लगा, डबल कोट्स लगा के, डबल प्लस लगा के फिर हम यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे, नेम। यहाँ तो सीधे सीधे CID लिख सकते हैं क्योंकि डबल कोट्स नहीं होते। सारी वैल्यूज़ गेट हो गई हैं। क्वेरी फायर होगा, क्वेरी फायर के बाद अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो एक्सेप्शन आएगा, अगर सब कुछ सही है तो क्लाइंट अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज हम लोग दिखा देंगे। तो इजी है, आप रन करके देख सकते हैं, एंड इट इज़ वर्किंग। डेटा आया। मैं चाहता हूँ कि भाई सेकंड वाले में कोई नाम नहीं है तो नाम चला जाए, लाइक मैंने कहा के शर्मा, के शर्मा, लाइक फीमेल है कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाली, नेपाल उसका दिखा रहा है कंट्री, जापान कर दिया मैंने, एड्रेस नहीं था मैंने एड्रेस डाल दिया, हिंदी के साथ साथ उसको स्पेनिश भी आती है ऐसा कर दिया। चलिए अपडेट हो गया सर, अपडेट सक्सेसफुल आएगा।
टेबल में रिफ़्रेश नहीं हुआ है अभी, टेबल में आपको रिफ़्रेश ऐसे करना पड़ेगा। तो ये आगे के शर्मा सब डिटेल्स, सारी डिटेल्स अपडेट हो गई हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये हो रहा है, बट हम ये चाह रहे हैं कि अपडेट बटन दबाते ही टेबल में भी यहाँ भी रिफ्रेश करें, डेटाबेस हो जाए, यहाँ पे मुझे अलग से ना करना पड़े, तो वो भी हम चाह रहे हैं। तो उसके लिए इवेंट के अंदर से इवेंट इन्वोक करना होता है बस, मतलब कि जो इस टेक्स्ट फील्ड पे इवेंट हो रहा था वो इवेंट का जो नाम है ये कॉपी करो। ये इसमें एक ऑब्जेक्ट लेता है, उस ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है मुझे, बस मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपडेट कॉल करूँ और ये जो है सक्सेसफुली बता दे, तो यहाँ पे वो जो टी रिलीज़ इवेंट था जो मैंने उसको कॉपी करा है उसको बस कॉल करना है हमने। जैसे कि ये सब होने के बाद वो इवेंट अपने आप चल जाए, मुझे अलग से कॉल ना करना पड़े, जाके प्रेस ना करना पड़े एंटर वहाँ पे। तो हो गया काम, दैट्स इट। चलिए अब बात करते हैं डिलीट बटन की। तो डिलीट बटन पे मैं चाहता हूँ कि भाई वो कोड हो। तो डिलीट बटन पे डिलीट जो है वो केवल आईडी के बिहाफ में होता है कि भाई ये आईडी है उसमें बिहाफ में डिलीट कर दो। तो इसमें जो है जो भी आईडी उस समय उस फील्ड में होगी उसे गेट करना है। तो मैंने पहले आईडी गेट कर ली, फिर क्वेरी फायर करनी है अपडेट की जगह पर डिलीट फ्रॉम क्लाइंट इन्फो एंड दैट्स इट, वेयर CID इज इक्वल टू दिस, और क्लाइंट डिलीटेड सक्सेसफुली। तो आईडी गेट करी, क्वेरी फायर करी कि भैया डिलीट हो जाए और वो डिलीट हो जाएगा। सिंपल है, रन करा कर देखते हैं, एक एंट्री डिलीट करते हैं। चलिए मैं सेकंड वाली एंट्री ही डिलीट कर देता हूँ, ये 2 को डिलीट कर रहा हूँ। ये बटन दबाया डिलीट हो गया, उधर भी वो रिफ़्रेश करेगा देखना, तो ये उड़ गया, यू कैन सी दिस। बट मैं चाहता हूँ जब डिलीट करूँ तो पूछे कि डू यू रियली वांट डिलीट, ऐसा कुछ मैसेज आना चाहिए। तो एक कन्फर्मेशन डायलॉग विंडो हमारी ओपन होनी चाहिए इस कोड के लिए। आप जिस भी कोड के लिए चाहते हैं उसे ऐड करना, मैं आपको यहाँ पर इस वाले कोड को चलने से पहले कन्फर्मेशन पूछे वो बताता हूँ, बाकी आप जो कोड लिखूँगा उसे कहीं भी लिख सकते हैं अपने कन्फर्मेशन की तरह। तो मैंने इस कोड को कट कर लिया क्योंकि मैं चाहता था कि डिलीट पे जो है कन्फर्मेशन आए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जे ऑप्शन पेन का। जे ऑप्शन पेन क्लास का एक मेथड है शो कन्फर्मेशन डायलॉग। तो शो कन्फर्मेशन डायलॉग में हम लोग यहाँ पर ये वाला जो मेथड है इसे कॉल करेंगे। इसमें पेरेंट कंपोनेंट जो कि मैं नल कर दूंगा क्योंकि किसी भी डिपेंड नहीं रहेगा। फिर हमारा मैसेज आएगा कि मैसेज क्या आना है, टाइटल आएगा और ऑप्शन टाइप आएगा। तो बताता हूँ क्या करना है। तो पहला हो जाएगा नल, दूसरा होता है हमारा मैसेज। तो मैसेज क्या, तो मैसेज में रहेगा कि भाई डू यू रियली वाना डिलीट, ये मैसेज हो जाएगा हमारा। टाइटल हम लोग डाल देंगे डिलीशन कंफर्मेशन टाइटल हो गया। अब यहाँ पे आएगा ऑप्शन टाइप, मतलब कि आपको ऑप्शन कैसा चाहिए। ऑप्शन 3 होते हैं हमारे पास, एक यस, एक यस नो और यस नो कैंसिल। मतलब जो कंफर्मेशन आएगा उसमें केवल यस का बटन होगा, यस का होगा, नो का नहीं होगा, तो अच्छा नहीं लगता। यस नो दोनों होंगे तो ये बेहतर है। यस नो कैंसिल का ज़रूरत नहीं पड़ता, क्रॉस ऊपर रहता ही है तो उसे बंद कर लेंगे। तो यस नो इज़ बेस्ट फॉर मी, मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेथड क्या कर रहा है, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये मेथड क्या करेगा, ये आपको कन्फर्मेशन डायलॉग विंडो देगा। उसके बाद आप यस या नो में से कुछ प्रेस करेंगे तो उसकी वैल्यू रिजल्ट के तौर पे हम लोग आर में स्टोर कर लेंगे। तो इस वेरिएबल में हमने रिजल्ट स्टोर कर लिया जो भी उस बटन से आपने प्रेस करा, यस या नो। अब यहाँ पे लगेगा इफ़ आर, अगर आपने यस करा तो कुछ हो, नो पे कुछ ना हो। तो मेरे को बस ये चेक करना है कि आर में क्या आया। यस आया तो ये जो कोड था जो मैंने लिखा हुआ था वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ओह सॉरी, तो वो तो कोड उड़ गया, कोई बात नहीं। तो जो कोड आपने वहाँ कॉपी कर, जो भी लास्ट टाइम यहाँ लिखा हुआ था वो कोड जो कॉपी था उसको पेस्ट कर दीजिए। तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा जब आप इसमें यस लिखेंगे तो, और यहाँ से बटन से जो यस आएगा तो ये कोड चलेगा, नो आया तो ये कोड नहीं चलेगा। दैट्स इट। रन करा कर देखिए, मैंने इसको रन कराया, एंट्री आई। डिलीट करने से पहले उसने पूछा डू यू रियली वांट डिलीट, डिलीशन कंफर्मेशन, डिलीट, मैंने कहा नो, तो नथिंग हैपेंस। यस बोलता तो वो डिलीट हो जाता।
जैसे मैं अगर येस बोलता तो डिलीट हो जाएगा, यू कैन सी दैट इज़ नो मोर एग्जिस्ट। अब बाकी आप कन्फर्मेशन डायलॉग विंडो को कहाँ यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में, कैसे होगा वो अपना देखना अपने हिसाब से, आप कोड बता दिया कहाँ लगना है। तो चलिए प्रोजेक्ट के सारे मॉड्यूल्स कवर हो गए हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में एक प्रॉब्लम है। वो है जे कैलेंडर को लेकर, जो डेट चूज़र है उसको लेके। क्या प्रॉब्लम सर? उसमें ये है कि जब हम लोग डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं तो इसमें ये ऑप्शन छोड़ रखा है कि आप आगे की डेट से, आज 22 है तो आप 25 भी सेलेक्ट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, दिस शुड नॉट बी डन। तो हम चाहते हैं कि इसमें एक रेंज लग जाए कि भाई आप जो है एक पर्टिकुलर डेट से इस पर्टिकुलर डेट तक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके आगे सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये पॉसिबल है। ये जो है होम वाले फ्रेम पे भी लगना है, क्योंकि वहाँ पे भी हमारा पास डेट ऑफ बर्थ वाला फील्ड है, और ये व्यू क्लाइंट पे भी लगना है क्योंकि यहाँ भी हमारे पास जे डेट जो है। तो कैसे होगा ये? तो इसका सिंपल एक मेथड है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये। तो अपने कंस्ट्रक्टर में जाइए, जैसे व्यू क्लाइंट्स वाले पे हो तो व्यू क्लाइंट्स वाले फ्रेम के कंस्ट्रक्टर में जाइए और एक मेथड कॉल करिए अपने फील्ड के ऊपर। फील्ड का नाम डी है सेट सेलेक्टेबल रेंज। 2 डेट पास करनी है बस, स्टार्टिंग और एंडिंग, काम खत्म। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि भाई जो है मेरी जो डेट रहेगी java.util.date, इसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो न्यू लगा के अब यहाँ पे बस अपनी डेट बता दी, स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी। तो स्टार्टिंग डेट जो है मैं चूज़ कर रहा हूँ कि भाई वो होगी हमारी 01/01/1950 से पहले का कोई रजिस्ट्रेशन हम लोग नहीं ले रहे हैं। और बाकी दूसरी डेट मैंने चूज़ करा कि हम काम करते हैं कि कंप्यूटर की जो करंट डेट होगी वहीं तक ही वो कर पाए, उससे आगे ना कर पाए। तो करंट डेट के लिए कुछ पास मत करो, अगर आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो करंट डेट ले लेगा, और डेट पास कर देंगे तो उस डेट से लेगा। तो आप इसको रन करा कर देखिए। अब हमारी जो डेट रेंज है वो 1950 से पहले जो है, आज के बाद आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, पॉइंट है। और 1950 तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यू कैन सेलेक्ट एनी डेट। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 49 करा तो नथिंग इज सिलेक्टेड, यू कान सेलेक्ट एनीथिंग नाउ। 1950 के बाद ही अलाउड रहेगा। तो ये डेट रेंज आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करा सकते हैं। मैं बस इस मेथड को कॉल करूँगा होम वाले फ्रेम के कंस्ट्रक्टर पे भी, क्योंकि वहाँ पे भी ये फील्ड है तो वहाँ भी ज़रूरत है इसकी। तो ये हो गया कोड। तो अब मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा रन कर रहा है। अगर मैं प्रॉपर रन कराऊँ तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली वर्क करेगा। मैं यहाँ पे एडमिन ADM, अच्छा ये एंटर से चल जाएगा ना, एंटर प्रेस करूँ तो लॉगिन पे हो जाए, तो मुझे एंटर से भी लॉगिन वाला कोड चल जाए, ये आप चाहते हैं, ये मैं कर देता हूँ अभी। बाकी आप यहाँ पे कोई भी एंट्री करिए, मेल फीमेल जो भी सिलेक्ट करना है वो अपना डेट चूज़ करिए, डेट ऑफ बर्थ की, और अपना यहाँ पे ऐड कर दीजिए, सक्सेसफुली एडिड। व्यू में जाके आप व्यू कर सकते हैं, सारी एंट्रीज 2 ही एंट्री हैं, और आप एडिट कर सकते हैं, कोई भी नाम इसे दे सकते हैं, कोई भी। अच्छा डेट यहाँ पे भी नहीं आ रखी है, ये जो डेट वाला है ना, ये जो डेट यहाँ आई है वो यहाँ नहीं आई है, वो उसे करना है, ठीक है, उसको कर देते हैं। बाकी सब तो रन कर वर्क कर ही रहा है हमारा। यू कैन लॉग आउट और एग्जिट द ऐप। तो 2 चीज़ें हैं, एक हमारे व्यू क्लाइंट पे डेट का इशू रह गया है कि जो डेट यहाँ सेलेक्ट हो रही है वहाँ पे डिस्प्ले क्यों नहीं हो रही। तो उसका एक रीज़न है, रीज़न ये है कि डेट जब आपने गेट करी थी वो यूटिल डेट थी, लेकिन क्या है कि जब डेटाबेस में स्टोर थी वो एसक्यूएल डेट में थी। तो ये डेटाबेस से वैल्यू आई, डेटाबेस से वैल्यू आके हमारी टेबल पे डिस्प्ले हुई। तो टेबल पे आपने जो डेट गेट करी, टेबल पे डिस्प्ले हो रही है डेट। हाँ जी, तो ये डेट ऑफ बर्थ को हमने ऐड ही नहीं करा एक्चुअली। तो जेंडर के बाद आप ऐड कर सकते हो d.setDate DOB। तो नहीं करा था इसलिए नहीं हो रहा था, सिंपल। अब आ रही है 7 अप्रैल 2020, 7 अप्रैल, ठीक है। दूसरा इशू ये था कि हम चाह रहे हैं कि जब मैं इस लॉगिन बटन को प्रेस करूं तो जो कोड चल रहा है ये मेरे को इस पासवर्ड फील्ड के एंटर पे भी चले। तो अब 2 तरीके हैं, तो कोड कॉपी पेस्ट कर दो ये वाला कोड, या फिर इवेंट इन्वोक कर दो। तो ये जो इवेंट है, अगर आप इस इवेंट को कॉपी कर लेते हैं और आप इस टेक्स्ट फील्ड के
एक्शन इवेंट में टेक्स्ट फील्ड जो पासवर्ड फील्ड के एक्शन परफॉर्म में जाकर आपने क्या करना है, जो इवेंट अभी कॉपी करो उसके अंदर उसको कॉल करके नल पास कर दो। इससे क्या होगा कि जब आप एंटर प्रेस करेंगे तब भी ये कोड चलेगा टेक्स्ट फील्ड पे, अगर लॉगिन बटन प्रेस करेंगे तब भी ये कोड चलेगा ही चलेगा, क्योंकि हमने इस वाले फंक्शन को यहाँ से कॉल कर लिया बस। दैट्स इट, इट वर्क्स नाउ, यू कैन सी। जो गलत एंट्री करते हैं तो इसने बोला यस एंटर पे रॉन्ग एंट्रीज, सही एंट्री करिए EDM, तो ये चल रहा है। तो ऐप इज़ वर्किंग फाइन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब इस ऐप में बस एक चीज़ और करनी है, वो ये है कि ये जो तीनों में मेन है प्ले ऑप्शन दिख रहा है, ये नहीं होना चाहिए, केवल लॉगिन में रहेगा, इन तीनों दोनों से हटा देंगे हम लोग। तो उसके लिए क्या करना है, होम वाले फ्रेम पे जाना है, और होम वाले फ्रेम पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो इतना पोर्शन है मेन वाला, इसको आप कर देंगे यहाँ से कट या हटा डिलीट कर देना है। तो ये करने के बाद जब सेव करोगे तो आप देखना यहाँ पे ये प्ले बटन का ऑप्शन यहाँ से अब नहीं है। तो अब आप इस फ्रेम को डायरेक्टली रन नहीं कर सकते। और एक सी बात है कि प्रोजेक्ट में एंट्री पॉइंट एक ही होना चाहिए। तो मेरे प्रोजेक्ट में लॉगिन वाला जो फ्रेम है वही एक प्ले ऑप्शन में रह गया है और प्ले बटन पे वही चलेगा अभी। अब आप डायरेक्टली रन नहीं कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली किसी फ्रेम को डायरेक्टली रन नहीं कर सकते हैं, अब यहीं से रन होगा। तो चलिए, हमारा प्रोजेक्ट पूरा क्रिएट हो गया है।